नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आजम खान के खिलाफ इस बार इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। 2 दिन हो रही छापेमारी में 20 से ज्यादा ठिकानों को खंगाला गया और इसी के साथ एक बार फिर से आजम खान की मुश्किलें बढ़ने लगी, जिस पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी इसे बदले की कार्रवाई बता रही है, तो पलटवार में कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, यानी अब आईटी रेड पर भी संग्राम छिड़ चुका है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, जिनके ऊपर 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, 27 महीने जेल में रहे, अपने विवादित बयान से विधायक की कुर्सी गंवाई, उस आजम के खिलाफ आयकर विभाग लगातार एक्शन में है। 20 से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड हुई। यूपी मध्य प्रदेश तक आय से अधिक संपत्ति की जांच चल रही है, लेकिन इस एक्शन से विपक्ष में टेंशन है और इस कार्रवाई को सियासी रंग दिया जा रहा है और आरोप लगाए जा रहे हैं ये कार्रवाई घोसी में हार का बदला है। घोसी चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी से उठ गया है, इसलिए अब वो छापे के भरोसे हैं। वो चाहते हैं कि अब हम छापे के माध्यम से विपक्ष को डराएं, धमकाएं, लेकिन जनता ने तय कर लिया कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। दरअसल रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना की तरफ से जौहर ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार और आजम खां पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। कानूनी तौर पर घेराबंदी ऐसे की है, जिसके चलते सपा नेता आजम खां की मुश्किलें अभी तक कम नहीं हुई है और इस बार इनकम टैक्स की रेड शहर शहर चल रही है। जांच एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं। अगर कहीं उनको कोई सुराग मिलेगा तो अपना जांच करती हैं, छापे डालती हैं, उसमें सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन ये श्री अखिलेश यादव जी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, ये उनसे पूछिए। जब आप पाक साफ हैं तो क्यों चिंता करते हैं? इस हिसाब से 560 एकड़ की यूनिवर्सिटी है, उस हिसाब से इन्होंने जो उसकी वैल्यूएशन दिखाई है वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि आजम ने खुद कई बार मंच पर ये कहा है कि मेरी जो यूनिवर्सिटी वो खरबों की है। तो हम तो कहते हैं कि जो वो बात खुद नहीं बता पा रहे, वो कम से कम वैल्यूएशन होने के बाद वो जनता के सामने आनी चाहिए। आजम खान ईडी और एसआईटी के निशाने पर भी आ चुके हैं। जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में ईडी सपा नेता से पूछताछ भी कर चुकी है। साथ ही रामपुर पहुंचकर दस्तावेजों को खंगाला गया था, लेकिन इस बार बेनामी संपत्ति को लेकर एक्शन हो रहा है। 2 दिनों से आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। 21 से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड हुई है। जौहर ट्रस्ट से सभी 11 ट्रस्टी के घर छापा मारा गया है। यूपी से मध्य प्रदेश तक इनकम टैक्स की रेड चल रही है, यानी इस बार आजम खान की मुश्किलें पहले से ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि इनकम टैक्स की छापेमारी में आजम खान के काले चिट्ठे खुल रहे हैं। आजम खान के खिलाफ बहुत से मामले दर्ज हैं और अलग अलग एजेंसियां उन मामलों की जांच कर रही हैं। आजम खान ने जिस तरह का भ्रष्टाचार किया है, जिस तरह के संगीन आरोप उन पर है, उनकी जांच की परतें लगातार खुल रही हैं और हर खुलती कड़ी के साथ जांच आगे बढ़ रही है। एजेंसियां निष्पक्ष रूप से इसका जांच कर रही हैं। इससे न तो सरकार का कोई लेना देना है, न भारतीय जनता पार्टी। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। आजम के खिलाफ बेनामी संपत्ति का पता लगा रही है, लेकिन इस बार कार्रवाई से विपक्ष में खलबली मच गई है। कोई इसे घोसी की हार का बदला बता रहा है, तो कोई आजम खान पर जुल्म की दास्तां सुना रहा है। लेकिन इन सब के इधर सच्चाई ये है कि आजम एक बार फिर मुसीबतों में घिर चुके हैं और डर जेल जाने का सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सनातन पर छिड़े संग्राम के बीच पीएम मोदी और सीएम योगी ने विरोधियों पर करारा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा है कि सनातन पर हो रहे हमले प्रायोजित हैं, जिसकी पटकथा विपक्ष ने मुंबई वाली मीटिंग में ही लिख दी थी। लेकिन इस बार लड़ाई सनातन विरोधियों से है, जिसका जवाब जनता देने वाली है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे 2024 में मुकाबला असली सनातन वर्सेस नकली हिंदू तक आ गया है। There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing. सोनिया जी, राहुल जी क्यों चुप हैं संविधान और सनातन धर्म दोनों के अपमान पर? राम एक वास्तविकता है,
राम भारत के सत्य सनातन धर्म की एक शाश्वतता है। आने वाले दिन में एक एक पाई का हिसाब देश का सनातनी हिंदू लेगा। कोई सनातन को मिटाने का संकल्प ले रहा है, सनातन को डेंगू मलेरिया कोरोना जैसा बता रहा है, तो कोई कह रहा है सनातन धर्म सामाजिक बीमारी है। ये बीमार मानसिकता के लोग बार बार लगातार सनातन धर्म पर हमला बोल रहे हैं और खास एजेंडे के तहत सनातन धर्म पर निशाना साध रहे हैं। சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது, இப்ப HIV இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல HIV போல சமூக अवलम நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நாம் பார்க்கிறோம்। लेकिन वक्त उन विरोधियों को जवाब देने का है जिनकी मानसिकता बीमार हो चुकी है, जो सनातन की तुलना बीमारी से कर रहे हैं। और इसी पर पहले सीएम योगी ने हमला बोला तो अब पीएम मोदी ने भी करारा वार किया। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है और ये नीति रणनीति क्या है? ये इंडी अलायंस की नीति है, एक गठबंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है, भारत का राष्ट्रीय धर्म यही है। आज करने के लिए जा रहे हैं संबोधन हिंदू का है, क्योंकि यह जाति सूचक शब्द नहीं है, भारत का एक सांस्कृतिक संबोधन है, भारत के सांस्कृतिक संबोधन का एक प्रतीक है। लेकिन दुर्भाग्य है उसको भी आज लोगों ने किस संकुचित दायरे में लाने का प्रयास किया है। मुद्दा सनातन के अपमान का है, मुद्दा इंडिया गठबंधन की चुप्पी का है। और सवाल है, आखिर इंडिया गठबंधन की मुंबई वाली बैठक के बाद सनातन पर सीरियल अटैक कैसे होने लगे? आखिर क्यों एक के बाद एक गठबंधन साथी हिंदुओं के विरोध में आवाज उठाने लगे? क्या ये सुनियोजित तो नहीं? सनातन भारत भारतीयता, इसको बदनाम करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र यूपीए के नए नाम से रचे गए गठबंधन, गमंडिया गठबंधन ने मुंबई मीटिंग में एक टूल किट के माध्यम से शुरू किया है। ये मुंबईया डिक्लेरेशन का एक गोपनीय हिस्सा है, जिसके तहत भारत, भारतीयता, राष्ट्रीयता, सनातन, इनको अपमानित किया जा रहा है। क्या ये सुनियोजित तो नहीं, जिसका आदि है न अंत, जो शाश्वत है, जो समय से परे है? उस सनातन के खिलाफ जहर उगलना कहाँ तक जायज है? उस धर्म के खिलाफ सियासत कहाँ तक ठीक है? उसे खत्म करने की साजिश आखिर क्यों हो रही है? जो भारत का राष्ट्रीय धर्म है, उस सोच पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और इंडिया गठबंधन से सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या 26 दलों की ये सोची समझी साजिश तो नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing. सोनिया जी, राहुल जी क्यों चुप हैं संविधान और सनातन धर्म दोनों के अपमान पर? राम एक वास्तविकता है, राम भारत के सत्य सनातन धर्म की एक शाश्वतता है। आने वाले दिन में एक एक पाई का हिसाब देश का सनातनी हिंदू लेगा। और संसद के विशेष सत्र को लेकर एजेंडा सामने आ गया है। संसद के विशेष सत्र में आजादी के 75 सालों पर संविधान सभा से लेकर आज तक की उपलब्धियों पर चर्चा होगी। एजेंडे में 4 बिलों का जिक्र भी है। इन 4 बिलों में एडवोकेट बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023,
पोस्ट ऑफिस बिल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल शामिल है। 18 सितंबर से शुरू होने जा रहे संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र से पहले 17 सितंबर को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और विशेष सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल और गैर सरकारी कामकाज नहीं होगा। पहले दिन 75 साल की हमारा जो सफर है उस पर चर्चा होगी और उसके बाद नया संसद सत्र शुरू होने की संभावना है। अभी क्लियर कट नहीं कहा है, लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है कि शायद नए संसद भवन में होगा, तो उस संसद भवन में ये जो 4 बिल हैं ये वहां पास किए जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो गणेश चतुर्थी है 19 सितंबर को, तो शायद 19 सितंबर से नए संसद भवन में हम लोग जाएंगे। तो कुल मिला के जैसे कि हम उम्मीद कर रहे थे कि ये बहुत एक ऐसा सत्र होगा जो ऐतिहासिक होगा, शायद उस तरह से नहीं हो पाए, क्योंकि लोग बहुत सारे के कयास लगा रहे थे कि महिला आरक्षण बिल आ सकता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल आ सकता है, परंतु तो सरकार ने एजेंडे में नहीं डाला। पर यह हो सकता है कि अमेंड करके, क्योंकि हमेशा जब एजेंडा आता है तो एजेंडा अमेंडेड एजेंडा होता है अगले दिन के लिए, तो हो सकता है तब सरकार तय करे, पर अभी तक का नहीं है। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू हो रहा है और इस सत्र में संसदीय इतिहास के 75 साल पर चर्चा की जाएगी। और सूत्रों के मुताबिक जहां इस दौरान संसदीय और लोकतंत्र और गौरवशाली इतिहास पर चर्चा की जाएगी, तो वहीं इस दौरान संसदीय इतिहास के काले अध्याय पर भी चर्चा होगी। काले अध्याय यानी आपातकाल का भी मुद्दा उठेगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लाए गए आपातकाल को उठाकर कांग्रेस को घेरेगी, तो बीजेपी इस मुद्दे को उठाकर न केवल कांग्रेस बल्कि INDIA गठबंधन के घटक दलों को भी आईना दिखाने की कोशिश करेगी, क्योंकि INDIA गठबंधन में कांग्रेस का साथ देने वाली RJD, JDU, समाजवादी पार्टी आपातकाल के विरोध से उपजी पार्टी है और आपातकाल के दौरान इन पार्टियों के बड़े नेताओं को जेल तक भेजा गया था। 18 तारीख से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार इस सत्र में 75 साल के संसदीय इतिहास पर चर्चा करेगी, लेकिन चर्चा संसदीय इतिहास के काले अध्याय का भी होगा, यानी उस अध्याय का जिसमें इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जब संसदीय इतिहास के स्वर्णिम काल पर चर्चा होगी तो उस काले अध्याय पर भी बात होगी। चर्चा में जवाब तो RJD, JDU और सपा को देना होगा। 70 साल की चर्चा होगी तो जो इंदिरा जी के वक्त में इमरजेंसी लगी और कैसे संसद का हक छीना गया, कैसे चुनाव को रोका गया, कैसे मीडिया का गला दबाया गया, उसकी भी चर्चा होगी। इस वजह से थोड़ा ये दिले नादान परेशान है उन लोगों का। ये जो कांग्रेस का गठबंधन है, क्योंकि इसको तो हम कांग्रेस का ही गठबंधन कहते हैं, इसमें जितने लोग हैं वो कांग्रेस के खिलाफ लड़कर ही नेता बने। अब ये सब बात वो अपना छिपाएंगे तो उनके उदय का नहीं होगा। लालू जी छपड़ा से जीत के आए थे 77 में, कांग्रेस को ही हरा के आए थे। रामविलास पासवान जी आए थे। ये सारी पार्टियां इमरजेंसी की उपज हैं। कैसे बैठ जाते हैं ये लोग साथ में। कितना इनको मारा पीटा था कांग्रेसियों ने, मार मार के पीठ लाल कर देते थे, फिर भी ये उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। खुदाई में मिले प्राचीन मंदिर के अवशेष रखे गए हैं, लेकिन एसपी का आरोप है कि मंदिर पर बीजेपी राजनीति कर रही है। संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का राम मंदिर निर्माण में खुदाई के दौरान मिली मूर्तियों पर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, अयोध्या में मस्जिद थी और हमेशा मस्जिद ही रही। इन हालात में मुसलमान मंदिर तोड़कर, किसी की इबादतगाह तोड़कर क्यों बनाएगा और क्यों उसकी निशानियां उसमें छोड़ेगा? अगर मस्जिद बना ही रहा है वो, तो उसकी निशानियां वो क्यों छोड़ेगा? लेकिन ये सब चीज मैं समझता हूँ ये सब उसकी तैयारी के लिए, इलेक्शन की तैयारी के लिए, लोगों के, हिंदू भाइयों के जज्बात भड़काने के लिए और उनको अपना हमदर्द बनाने के लिए कल को हमें वोट दे दें। यूपी के सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस तैयार है। ये बयान यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का है और मेरठ पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने यह दावा किया कि 2024 में गठबंधन जीतेगा और बीजेपी सत्ता से बाहर होगी।
अध्यक्ष अजय राय जी। अजय जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। क्या कहेंगे मिशन 2024 को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी? 2024 हम डंके की चोट पर जीतेंगे और वो मेरठ से आवाज उठ गई। 1857 में जहां से मंगल पांडे ने इस ब्रिटानिया हुकूमत को उखाड़ने का संकल्प लिया था, विद्रोह किया था, आज वहीं से ये बात उठी है और ये दूर तक जा रही है और जो अत्याचारी अन्यायी सरकार है उसको कांग्रेस के लोग उखाड़ कर फेंकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीना की सभा में कहा कि गठबंधन भारत की आस्था पर चोट कर रहा है। गठबंधन ये हिंदुस्तान का गठबंधन है, इंडिया का गठबंधन है और मजबूती से देश की सेवा करेगा। ये कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है कांग्रेस? हमारी कांग्रेस की 80 सीट की तैयारी है संगठन की, बाकी तैयारी वो हम सब लोग दिन रात काम। गठबंधन का क्या होगा? गठबंधन राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो फिर गठबंधन कैसे रह जाएगा? राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कितने गठबंधन पड़ेगा। बागेश्वर में कहा कि समाजवादी पार्टी ने साथ नहीं दिया। बिल्कुल, मैंने कहा है ये बात कि हमने घोसी में उनका सहयोग किया, उनको जिताया और बागेश्वर में समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी लड़ाकर हमारे प्रत्याशी को हरा। गठबंधन की गांठ खुल गई। अब ये निश्चित तौर से हमारा जो कर्तव्य था वो हमने घोसी और उत्तर प्रदेश में कर दिया। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।